नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे इस बार भोपाल में आयोजित किए जा रहे 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की। बताएंगे क्या है बिना बिजली और ईंधन का इस्तेमाल किए खाने पीने की चीजों को गर्म करने की अभिनव तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भोपाल में होगा 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन। 21 से 24 जनवरी 2023 तक चलने वाले IISF 2022 में इस बार होंगे 14 कार्यक्रम। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने विकसित किया पावरलेस हीटिंग सिस्टम। बिना बिजली या ईंधन का इस्तेमाल किए खाने पीने की चीजों को गर्म करना हुआ आसान। सड़क सेतु संरचना निर्माण का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान पिछले 7 दशकों से राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान कर रहा है। CSIR का यह संस्थान। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की ताजा जानकारियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह महोत्सव 21 से 24 जनवरी 2023 तक मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों के सहयोग से विज्ञान भारती द्वारा आयोजित विज्ञान के इस उत्सव में 14 कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। पेश है इस उत्सव के आयोजन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। छात्रों, नवाचारकों, शिल्पकारों, किसानों और वैज्ञानिकों के साथ भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों का उल्लास मनाने का उत्सव भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से अमृतकाल की तरफ बढ़ते कदम शीर्षक के तहत इस महोत्सव का 8वां संस्करण यानी IISF 2022 का आयोजन इस बार भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया जा रहा है। 21 से 24 जनवरी 2023 तक चलने वाले विज्ञान के इस उत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान भारती को दी गई है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहित मंत्रालयों से जुड़े विभिन्न विभागों, देश के शैक्षणिक संस्थानों और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग द्वारा इस आयोजन को संपन्न कराएगा। इस बार अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग एक अलग आकर्षण होंगे। ये संयोग की बात है कि IISF 2022 भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक होगा। पिछले दिनों नई दिल्ली में एक कर्टेन रेजर प्रोग्राम आयोजित कर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा की औपचारिक घोषणा की। आज आप देखिए, चाहे स्मार्ट सिटीज़ का प्रोग्राम है, चाहे रेलवेज है, चाहे रोड्स एंड बिल्डिंग्स हैं, health, agriculture, everywhere, science is being increasingly used, and there's been a conscious effort to do that because interministerial meetings have been arranged so that each ministry could learn what all technology is available. Technology is available in abundance. Virtually every technology available anywhere in the world is now available in India. Only the stakeholders are not always aware of it. Now, when we move towards these times, we are part of a global world. So our themes have to be global, our concerns have to be global, to be noticed globally, with futuristic bearing. So global themes with global concerns and with a futuristic bearing. And that automatically would include, I think, I'm sure, which you do, the energy concerns, the climate concerns, the sustainability concerns. As I always say, the next level would be how to sustain this movement of startups. And I think this should be used as an occasion to identify and groom the young scientific brains across the country, B, the potential startups.
IISF 2022 के 4 दिवसीय आयोजन में 8,000 प्रतिभागियों सहित 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस बार के आयोजन में विज्ञान से जुड़े 14 कार्यक्रम और गतिविधियां तय की गई हैं, जिनमें आर्टिशियन टेक्नोलॉजी विलेज वोकल फॉर लोकल, फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर्स इन साइंस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, मेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन मीट, न्यू एज टेक्नोलॉजीज शो, साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कॉन्क्लेव, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल, स्टूडेंट साइंस विलेज 2022, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विज्ञानिका और यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। छात्रों के लिए विशेष छात्र विज्ञान ग्राम में पूरे देश के 2500 से ज्यादा स्कूली छात्रों को आमंत्रित किया गया है। वहीं युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में लगभग 1500 युवा वैज्ञानिक और शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर सकेंगे। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 600 से ज्यादा स्टार्टअप के शामिल होने की उम्मीद है। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन सोसाइटी, समाज में विज्ञान और तकनीकी हस्तक्षेप बहुत तेजी से हो रहे हैं और ये अगले लगभग 10 वर्षों में पूरी प्रणाली को एक अकल्पनीय तरीके से बदलने जा रहे हैं। हमें लगातार अनुकूलन करने की आवश्यकता है। विज्ञान उत्सव के विचारों में से एक है समाज से जुड़ना और उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना कि तकनीकी हस्तक्षेप और विचार कैसे बदलेंगे। इसीलिए इस तरह के त्यौहार हमारे शामिल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम नहीं चाहते कि समाज की कमजोरियां वास्तव में व्यवस्था में आने वाली तकनीकी परिवर्तनों को आत्मसात करने में सक्षम ना हों। It really covers almost all aspects, celebrating science in all its measures with the society. And I especially like यह उत्सव वास्तव में समाज के लगभग सभी पहलुओं को शामिल करेगा। मैं विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्सव के इस पहलू को पसंद करता हूं, क्योंकि यह एक सम्मेलन से बिल्कुल भिन्न है। विशेष रूप से यह कारीगरों को भी जोड़ रहा है, जो एक ऐसा पहलू है जिसे शायद ही कभी किसी बैठक में संबोधित किया जाता है। दूसरी चीज जो मुझे वास्तव में पसंद है वे हैं खेल और खिलौने, क्योंकि हम सभी इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। किसी तरह हम इन खिलौनों को भूल गए हैं और पाठ्य पुस्तक सामग्री तक ही सीमित हैं। तो यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में विज्ञान की भावना को विकसित करने के लिए एक गेम चेंजर होगा। So this is something which really is a game changer in my view for inculcating the spirit of science among the people. IISF स्वदेशी भावना के साथ विज्ञान आंदोलन की ऐसी पहल है जिसकी नींव स्वदेशी विज्ञान संस्था विज्ञान भारती द्वारा 2015 में डाली गई थी। तब से अब तक नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, गोवा में IISF का आयोजन किया जा चुका है। महामारी के दौरान छठा संस्करण वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। IISF का उद्देश्य वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जन को विचारों के आदान प्रदान का एक मंच उपलब्ध कराना, वैदिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को वैश्विक पटल पर रखना है, ताकि हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रसार हो और नवाचार को बढ़ावा मिल सके। IISF अपने इस लक्ष्य में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ता दल ने बिना बिजली या ईंधन के चीजों को गर्म करने का समाधान विकसित किया है। यह स्वदेशी नवाचार सैन्य बलों सहित उन दुर्गम क्षेत्रों में काफी कारगर साबित हो सकता है जहां बिजली नहीं है या हर वक्त सप्लाई नहीं मिलती। साथ ही ईंधन की जरूरत न पड़ने के चलते यह प्रौद्योगिकी पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कहते हैं हर आविष्कार के पीछे आवश्यकता का हाथ होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भी देश के दुर्गम, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों और दूरस्थ सीमाओं पर तैनात सैन्य बलों की जरूरत को देखते हुए DST के स्वायत्त संस्थान नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच की मदद से एक ऐसी हीटिंग प्रौद्योगिकी विकसित की है जो बिना विद्युत ऊर्जा या ईंधन का इस्तेमाल किए हीटिंग पैदा कर सकती है।
अपनी तरह का ये पहला स्वदेशी सिस्टम है जो खाने को गर्म करने, रेडी टू ईट उत्पादों को खाने योग्य बनाने में काम आ सकता है। इस पावरलेस हीटिंग सिस्टम को सिर्फ पानी की मदद से कहीं भी किसी भी समय तुरंत सक्रिय किया जा सकता है। इस सिस्टम को तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने पर्यावरण अनुकूल खनिज और नमक जैसे तत्वों का एक मिश्रण तैयार किया है, जिसे एक हीटिंग पैड में रखा जाता है। इस हीटिंग पैड में पानी डालते ही रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक्सोथर्मिक ऊर्जा पैदा होती है, जो हीटिंग पैड को गर्म कर देती है। इस तरह हीटिंग पैड पर रखी गई खाने पीने की चीज को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल के बाद हीटिंग पैड में मौजूद प्राकृतिक खनिज पदार्थ को फेंका जा सकता है। यह पदार्थ बायोडिग्रेडेबल होने के चलते मिट्टी में मिल जाते हैं और इनसे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। ये सिस्टम सैनिकों और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों के अलावा ऑफिस जाने वाले लोगों या पर्यटकों के काम भी आ सकता है। शोध दल ने इसी तकनीक पर आधारित फूड बॉक्स और लिक्विड कंटेनर भी विकसित किया है, जो इस प्रणाली के इस्तेमाल को और सुविधाजनक बना सकते हैं। फिलहाल गुरुग्राम स्थित स्पिन ऑफ स्टार्टअप एनजीएल टेक्नोलॉजी इस तकनीक का व्यवसायीकरण कर रही है। इसके अलावा कई कंपनियों ने इस तकनीक को लेने में दिलचस्पी दिखाई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI देश के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में से एक है, जो सड़क और पुलों को बनाने और रखरखाव पर अनुसंधान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले इस संस्थान ने देश को बेहतर सड़क निर्माण तकनीकों के साथ साथ इस क्षेत्र में कई किफायती और पर्यावरण अनुकूल समाधान उपलब्ध कराए हैं। इस अभियान में CRRI का यह प्रयास लगातार जारी है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। देश को मिली आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की जरूरतों को देखते हुए सड़क परिवहन और ब्रिज निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए साल 1952 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला के रूप में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI की स्थापना की गई। एक अग्रणी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में नई दिल्ली में स्थित CRRI अपने ग्राहकों को उच्चतम स्तर का व्यावसायिक परामर्श भी प्रदान करता है। संस्थान में 7 अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, 6 अवसंरचनात्मक सहायता प्रभाग और 8 प्रशासनिक प्रभाग शामिल हैं। CSR सेंट्रल रोड CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से यह संस्थान देश में सड़कों के डिजाइन, निर्माण और पुनर्वास में बहुत सक्रिय रहा है। इसके अलावा इसने सड़कों के निर्माण के लिए सीमांत सामग्री और स्टील स्लैग के उपयोग की तकनीक भी विकसित की है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स। CRRI द्वारा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ब्रिज इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लेक्सिबल पेवमेंट एवेल्युएशन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और एनवायरनमेंट आदि क्षेत्रों पर काम किया जाता है। CRRI ने सड़क और ब्रिज निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति की है। संस्थान की प्रयोगशालाओं ने अपने निरंतर शोध कार्यों के द्वारा प्रौद्योगिकी समाधानों के साथ साथ सड़क और ब्रिज निर्माण के क्षेत्र में अत्याधुनिक मशीनरी भी विकसित की है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आज विश्व स्तरीय रोड नेटवर्क तैयार हो रहा है। संस्थान सड़क परियोजनाओं की प्लानिंग, सड़क बिछाने वाले क्षेत्र में भूमि का विश्लेषण और सर्वेक्षण कार्य करता है। निर्माण सामग्री का मूल्यांकन और नवीन सामग्री प्रयोग भी इसमें शामिल हैं। पिछले लंबे समय से CSIR-CRRI के शोधकर्ताओं ने संरचना, सेतु और सड़क निर्माण के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल समाधानों पर भी जोर दिया है।
हालिया उपलब्धियों की बात करें तो पिछले वर्ष CSIR CRRI ने एक पैच फिल पैथ होल मरम्मत मशीन राष्ट्र को समर्पित की। JCB इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार की गई ये पहली स्वदेशी मशीन है जो 1 घंटे में 12 से 15 मीडियम साइज के गड्ढों की मरम्मत कर सकती है। ये अपनी तरह का पहला सड़क और राजमार्ग रखरखाव का वन स्टॉप समाधान है जो देश को गड्ढा मुक्त सड़क देने के अभियान में काफी सहायक साबित हो सकता है। सड़क निर्माण के पर्यावरण अनुकूल और किफायती समाधानों के क्षेत्र में CSIR CRRI ने इस्पात सड़क निर्माण पर अपना प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात के हजीरा पोर्ट पर 1.2 किलोमीटर लंबी 6 लेन बिटुमिनस सड़क का निर्माण किया गया है। इस प्रयोग से देश में बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने वाले लौह अपशिष्ट का पर्यावरण अनुकूल निष्पादन और उससे ज्यादा मजबूत सड़कों का निर्माण किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मार्जिनल मटेरियल और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में भी CRRI में काफ़ी रिसर्च हुआ है। स्टील स्लैग सील इंडस्ट्री से उत्पत्ति एक मेजर सॉलिड वेस्ट है और इससे वाटर, एयर तथा लैंड पॉल्यूशंस होता है। और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टील स्लैग वेस्ट रोड टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की स्पॉन्सरशिप और 4 मेजर स्टील इंडस्ट्री के पार्टनरशिप 4 मेजर स्टील इंडस्ट्रीज ArcelorMittal, निपन स्टील इंडिया, टाटा स्टील, JSW स्टील, राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड के साथ मिलकर ये स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है। CSR CRRI स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सूरत गुजरात, जमशेदपुर झारखंड, डॉल्बी महाराष्ट्र में रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये टेक्निक्स, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन है ये ड्यूरेबल, कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग है और ये साथ साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेस्ट टू वेल्थ विजन है उसके दिशा में एक सही प्रयास है। 7 दशकों से कार्यरत CSIR के इस संस्थान ने देश में लगातार बढ़ रही रोड नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ रणनीति तैयार करने और कुशल संरचना डिजाइनिंग के साथ साथ विभिन्न सुविधाजनक और कुशल निर्माण मशीनरी देने का काम किया है, जिनके बल पर आज भारत के प्रधानमंत्री की नवीन सोच गति शक्ति योजना को भी बल मिल रहा है। CRRI ने अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों और नवाचारों के द्वारा जहां सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं इस क्षेत्र में ये संस्थान प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन तैयार करने का काम भी करता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों लोकसभा के प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग किसान केंद्रित मिशन कार्यक्रम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क यानी बायोटेक किसान को प्रमुखता से लागू कर रहा है। भारतीय किसानों को देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और संस्थानों से जोड़ने वाले इस कार्यक्रम के तहत अब तक DBT द्वारा 51 बायोटेक किसान हब वित्त पोषित किए जा चुके हैं, जिनमें से 44 केंद्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये केंद्र 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं और 169 जिलों में किसानों की समस्याओं को समझना, उनके लिए समाधानों की खोज करना, प्रदर्शन और स्केल अप कार्यक्रम, वैज्ञानिक और किसान संवाद मंच निर्माण, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी वैज्ञानिक हस्तक्षेप और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के विकास के माध्यम से बेहतर कृषि उत्पादकता के लिए छोटे और सीमांत किसानों के साथ काम करना है। कार्यक्रम के तहत अब तक 9,554 लाख से ज्यादा की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से ज्यादा उद्यमियों को तैयार किया गया है।
टाटा कैंसर हॉस्पिटल के एक अध्ययन के अनुसार स्तन कैंसर के मरीजों के इलाज में योग को शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। कैंसर के इलाज में योग को शामिल करने से डिजीज फ्री सर्वाइवल में 15% और ओवरऑल सर्वाइवल में 14% सुधार देखा गया है। टाटा मेमोरियल द्वारा ये सबसे बड़ा रैंडमाइज्ड ट्रायल टेस्टिंग इफेक्ट ऑफ योग इन ब्रेस्ट कैंसर कार्यक्रम योग परामर्शदाताओं, चिकित्सकों के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट से प्राप्त जानकारी के साथ योग उपायों को स्तन कैंसर के रोगियों और इस रोग से मुक्त हुए लोगों की जरूरतों के अनुसार उनके उपचार और रोग मुक्ति के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। योग प्रोटोकॉल में विश्राम और प्राणायाम की नियमित अवधि के साथ आसान और स्वास्थ्यकर आसनों को शामिल किया गया। इन आसनों को योग्य और अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा कक्षाओं के माध्यम से लागू किया गया। इसके अलावा अनुपालन बनाए रखने के लिए प्रोटोकॉल के हैंडआउट्स और सीडी भी उपलब्ध कराए गए। स्तन कैंसर में योग का उपयोग सबसे बड़ी नैदानिक परीक्षण वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ये भारतीय परंपरागत उपचार का ऐसा उदाहरण है जिसका मजबूत नमूनों के आकार के साथ रैंडमाइज्ड अध्ययन के मजबूत पश्चिमी ढांचे में परीक्षण किया जा रहा है। आग से सुरक्षा संबंधित इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने और पैसिव फायर सिस्टम के परीक्षण के लिए IIT गांधीनगर में एक नई एवं उन्नत प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ये प्रयोगशाला एक परीक्षण सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगी, जिससे उद्योगों को नए फायर उत्पाद विकसित करने और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड्स को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। पैसिव फायर प्रोटेक्शन किसी इमारत या संरचना के घटक होते हैं जो परंपरागत फायर सिस्टम को सक्रिय किए बिना और आमतौर पर बिना गति के आग या धुएं के प्रसार को कम करने के लिए जाने जाते हैं। इनमें विशेष रूप से निर्मित फ्लोर सीलिंग और छत, अग्नि प्रतिरोधी दरवाजे एवं खिड़कियां, वॉल असेंबली, आग प्रतिरोधी कोटिंग्स और अग्नि प्रतिरोधी एवं धुआं नियंत्रण संबंधी अन्य तकनीकें शामिल हैं। इस प्रयोगशाला की मदद से ऊंची इमारतों, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बिल्डिंग घटकों के परीक्षण के जरिए अग्नि सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। यह अत्याधुनिक सुविधा केंद्र अग्निरोधी दरवाजों, आग प्रतिरोधी दीवारों, डैम्पर्स, फायर पर्दों, दरवाजों के हार्डवेयर आदि जैसे अन्य उत्पादों के परीक्षण करने में सक्षम है। इस पहल के माध्यम से अग्नि सुरक्षा उद्योग क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन पर आइस टेथर्स मूरिंग सिस्टम से आवश्यक डेटा को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। ये अध्ययन NCPOR की नई शुरू की गई अनुसंधान वेधशाला परियोजनाओं में से एक है। वेधशाला का मुख्य उद्देश्य इन 3 क्षेत्रों से विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों को मापकर वायु, बर्फ, समुद्र के संबंधों का अध्ययन करना है। ये परियोजना ध्रुवीय महासागरों के लिए एक उचित निगरानी प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर नीति निर्माण और जलवायु परिवर्तन शमन योजनाएं होंगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन NCPOR के सहयोग से अंटार्कटिका में अपनी तरह की पहली वेधशाला स्थापित की गई थी। इस क्षेत्र में कठोर मौसम, दुर्गमता, उच्च लागत और उपकरणों के खोने जैसे जोखिम के बीच इस तरह का अध्ययन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इन्हीं चुनौतियों के साथ आइस टेथर्स मूरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पन्न डेटा ने वैश्विक जलवायु मॉडल के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जो भविष्य में अधिक क्षेत्र विशिष्ट डेटा और बेहतर स्थानिक डेटा एटलस उत्पन्न करने में मदद करेंगे और शोधकर्ताओं को बेहतर सटीकता के साथ ध्रुवीय वातावरण में भविष्य में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल विकसित करने में मदद करेंगे।
आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।